Good morning student and all the guardians. Welcome to our Jupiter Public Secondary School. आज हमने विसर्ग संधि पढ़ेंगे। आज जो हम नई वीडियो लेके आए वो विसर्ग संधि की है। इससे पहले हम संस्कृत में स्वर संधि और व्यंजन संधि कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप सभी व्यंजन संधि और स्वर संधि से अवगत हो चुके होंगे। और जो बच्चे हमें देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, लाइक और कमेंट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू, वेरी थैंक यू, क्योंकि वो सभी बच्चे ही हमारे इस क्लास से जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब वो हमसे जुड़े हुए हैं। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो हमारा विसर्ग संधि का टॉपिक है। हम क्रम वाइज एक के बाद एक आपको टॉपिक यहाँ अवेलेबल करा रहे हैं, इसलिए आप सभी हमारा सहयोग करें। तो देखिए, आज विसर्ग संधि की परिभाषा जो मैंने यहाँ पे लिखी है वो देखिए। विसर्ग संधि क्या होती है? यदा विसर्गस्य स्थाने किमपि परिवर्तनं भवति तदा सह विसर्ग संधि इति कथ्यते। फिर से देखें, यदा विसर्गस्य स्थाने किमपि परिवर्तनं भवति, यदि विसर्ग के स्थान पर कोई भी परिवर्तन होता है, यदि विसर्ग के स्थान पर कोई भी परिवर्तन होता है, तदा तब सह वह विसर्ग संधि इति कथ्यते, विसर्ग संधि कहलाती है। इससे का अर्थ आप हिंदी में समझ चुके होंगे, यदि संस्कृत में नहीं समझ में आया है तो, कि जब विसर्ग संधि के विसर्गस्य स्थाने विसर्ग के स्थान पर किमपि परिवर्तनं भवति कोई भी परिवर्तन होता है, तदा सह विसर्ग संधि इति कथ्यते, तब विसर्ग संधि कहते हैं उसे। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया, स्वर संधि में तो क्या होता है, स्वर के बाद कोई भी स्वर वर्ण आता है, ठीक है। स्वर के बाद यदि कोई स्वर वर्ण आता है तो वहाँ पर परिवर्तन होता है। व्यंजन संधि में क्या होता है, कोई भी व्यंजन के बाद, कोई भी व्यंजन वर्ण के बाद कोई व्यंजन या स्वर वर्ण आता है, ठीक है, व्यंजन या स्वर वर्ण आता है, तो वहाँ पे कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि होती है बेटा। और यदि विसर्ग के बाद कोई भी स्वर या व्यंजन आए, विसर्ग के बाद कोई भी स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण आएगा, तो वहाँ पे कौन सी, या विसर्ग भी, ये तो वहाँ पे कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। तो देखिए, स्वर का स्वर से मेल होने पर स्वर संधि, व्यंजन का व्यंजन या स्वर से मेल होगा तो वहाँ पर व्यंजन संधि होगी। और यदि विसर्ग के बाद किसी व्यंजन है स्वर का मेल होगा तो वहाँ विसर्ग संधि होगी। कहने का तात्पर्य क्या है, जैसे मैंने पूर्वत आपको समझाया था कि जो ये प्लस का चिन्ह जो हम लगाते हैं उससे पहले यदि हमारा विसर्ग है और उस विसर्ग के स्थान पर कोई भी परिवर्तन हो रहा है, या यहाँ पर कोई भी वर्ण है, जैसे स वर्ण है, श है या से है, ये है, और इन तीनों की स्थान पर क्या हो रहा है? विसर्ग हो रहा है, तो वहाँ पर कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। यही बात इस डेफिनेशन में बताई गई है। यदा विसर्गस्य स्थाने किमपि परिवर्तनं भवति, जब विसर्ग के स्थान पर कोई भी परिवर्तन होता है, सह विसर्ग संधि इति कथ्यते, तो वह विसर्ग संधि कहलाती है। इस तरह से विसर्ग संधि की पहचान आपको पता चल गई होगी। आज हम विसर्ग संधि के भेदों के बारे में कुछ चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले स्वर संधि व्यंजन संधि की चर्चा हम लोग कर चुके हैं, इसलिए आज हम व्यंजन विसर्ग संधि के विषय में अवगत होंगे, जानेंगे कुछ। देखिए, विसर्ग संधि, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये छोटा सा फॉर्मेट बनाया है आपको समझाने के लिए, कि वैसे तो मूल रूप से जो विसर्ग संधि को भागों में जो संस्कृत में बांटा गया है वो है सत्व विसर्ग संधि, उत्व विसर्ग संधि और रुत्व विसर्ग संधि। लेकिन इन तीनों संधियों को कुछ सूत्रों के माध्यम से समझाया गया है, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि यहाँ तो तीन ही भेद हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा हो गया है। जैसे कि सत्व संधि है हमारी, इसमें मैंने जो सूत्र है वो लिखा है यहाँ पे, विसर्णीय से है। और जैसे उत्व संधि है उसके 2-3 सूत्र हैं, और रुत्व संधि है तो उसके भी 2-3 सूत्र हम पढ़ेंगे। इस तरह से इन 3 टॉपिक्स में हम विसर्ग संधि की चर्चा करेंगे, विसर्ग संधि के विषय में जानेंगे। अब सबसे बड़ी बात कि जो ये विसर्ग संधि है, इसका पहला जो पार्ट होता है, पहला जो भाग है वो है हमारी सत्व संधि। कौन सी है? सत्व संधि। और ये हमारी विसर्ग संधि का कौन सा भाग पढ़ रहे हैं हम? भाग 1, ठीक है। विसर्ग संधि का ये भाग 1, पार्ट 1 पढ़ रहे हैं हम, तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया आपकी सुविधा के लिए। आज हम पढ़ेंगे सत्व विसर्ग संधि। कौन सी संधि पढ़ेंगे? सत्व विसर्ग संधि। विसर्ग संधि तो है, लेकिन उसको एक और नाम दे दिया गया है, जैसे व्यंजन संधि को इष्टुत्व संधि, इष्टुत्व संधि और अन्य। इसी तरह से विसर्ग संधि को भी हमने 3
भागों में डिवाइड कर दिया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, सत्व विसर्ग संधि, उत्व विसर्ग संधि और ऋत्व विसर्ग संधि। तो आज हम सत्व विसर्ग संधि के विषय में चर्चा करेंगे। सत्व विसर्ग संधि क्या है? सत्व जैसे कि सत्व से, और वो से सलेट वाला, श शलगम वाला और श षटकोण वाला, यानी कि श तीनों से हो सकते हैं। ये श या ये से सलेट वाला से और ये षटकोण वाला से। वैसे षटकोण वाला सलेट वाला से आपको दिख रहा है यहाँ पे सत्व विसर्ग संधि। सत्व यानी से के स्थान पर विसर्ग हो जाता है, ये इसलिए इसको सत्व विसर्ग संधि कहते हैं, क्योंकि ये से जो आते हैं ये तीनों से, उनके स्थान पर विसर्ग कर दिया जाता है, इसलिए इसको सत्व विसर्ग संधि कहते हैं। इसकी पहचान बिल्कुल सीधी सी और सरल सी है कि जो तीनों से आते हैं, देखिए जैसे मैंने यहाँ पहचान के लिए लिखा है आपको कि ये जो तीनों से हैं, से हलंत, से वर्ण, ये तीनों जो से वर्ण आएंगे, से सलेट, से षटकोण या से सलगम, जो तीनों वर्ण हैं वो कैसे वर्ण आएंगे? पहली बात तो वो हलंत वर्ण आएंगे, आधे वर्ण जो आते हैं हलंत वर्ण, शुद्ध व्यंजन जिसको हम कह सकते हैं, वो आएंगे। और दूसरी बात, ये तीनों आधे आएंगे यानी कि हलंत वर्ण आएंगे, और इन तीनों के स्थान पर भी क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। इसलिए इसको जब से के स्थान पर विसर्ग हो जाता है तो वहाँ सत्व विसर्ग संधि हो जाती है। तो देखिए, इसको समझने के लिए हम पहले सूत्र देखेंगे सत्व विसर्ग संधि का। इसका सूत्र है विसर्णीयस्य सह। विसर्णीयस्य सह, विसर्णीयस्य यानी जिसके विसर्ग का से हो जाता है, जिसके विसर्ग का से हो जाता है। विसर्णीयस्य यानी विसर्ग प्लस खर वर्ण। यदि खर वर्ण किसी हो तो, यदि विसर्ग के बाद कोई भी खर वर्ण हो, यदि विसर्ग के बाद कोई भी खर वर्ण हो तो विसर्ग का क्या बन जाएगा? से बन जाएगा। या ये कहें जैसे संधि युक्त पद में आप कहीं भी से देखें और उसके बाद कोई भी खर वर्ण देखें तो वहाँ से का क्या करना है? विसर्ग कर देना है। और यदि जब से का विसर्ग कर देंगे तो वहाँ पर इट मीन्स कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। तो यही बात मैं समझाना चाह रही हूँ आपको। देखिए इसको, सूत्र को विसर्णीयस्य से, ये तो मैंने शॉर्ट में लिखा आपको कि पहले विसर्ग हो, उसके बाद कोई भी खर वर्ण हो तो जो ये विसर्ग है उसका से हो जाता है। और यही बात मैंने इसको नीचे लिखी है विसर्णीयस्य से को, इसको खोल करके पूरी परिभाषा के रूप में देखिए। जैसे विसर्ग के बाद, विसर्ग प्लस यानी विसर्ग के बाद यदि खर वर्ण हो, और खर वर्ण का मतलब क्या होता है? ये खर प्रत्याहार है, आप प्रत्याहार पढ़ चुके हैं। खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे? वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। वर्ग का, वर्ग से मतलब कै वर्ग का, जैसे कि देखिए वर्ग का मतलब होता है कै वर्ग और चे वर्ग। तो कै वर्ग का पहला और दूसरा कौन सा होता है? कै और खे। और चे वर्ग का पहला और दूसरा कौन सा हो जाएगा? चे और छे। इसके बाद टे वर्ग आता है, टे वर्ग का पहला दूसरा टे और ठे। अब टे वर्ग का पहला और दूसरा हो गया ते थे। पे वर्ग आता है, पे और फे। तो देखिए अब इतने सारे वर्ण याद करने पड़ेंगे हमें, उसके लिए मैंने शॉर्ट में आपको ट्रिक बता दिया खर वर्ण। खर वर्ण में पहला और दूसरा, तो केवल पहला दूसरा वर्ण से वर्ग के प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होना चाहिए। देखो अब मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा, अब मैंने आपको बताया प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, जैसे कै वर्ग का कै खे, चे वर्ग का चे छे, टे वर्ग का टे ठे, ते वर्ग का ते थे और पे वर्ग का पे फे। तो कितने सारे वर्ण हो गए? 10 वर्ण हो गए, कै खे चे छे टे ठे ते थे और पे फे के बाद। ठीक है, यदि विसर्ग के बाद ये सारे वर्ण हो, कौन से? कै खे चे छे टे ठे ते थे और पे फे, तो क्या हो जाएगा? विसर्ग के स्थान पर से का आदेश होगा। अब देखो इतने सारे वर्ण हो गए, इसके बजाय शॉर्ट ट्रिक आप याद रखें। शॉर्ट में जो मैं बता रही हूँ तो उसके लिए आप यही रखेंगे, या तो खर वर्ण याद रखेंगे, और यदि आपने माहेश्वर सूत्र पढ़े हैं ढंग से तो आपको प्रत्याहार का मतलब पता चलेगा। और यदि नहीं भी है तो कोई घबराने की बात नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है, बिल्कुल ईजी तरीके में। केवल आप ये याद रखें वन टू और से है। वन टू का मतलब हो गया प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, वो आपको अपने इमेजिन करना है, ध्यान में रखना है कि कै और चे टे ते और पे, ये पांचों जो वर्ग हैं उनका पहला और दूसरा है। यहाँ से 1 और 2 है ना, ये पहला और दूसरा, किसका पहला दूसरा है? प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण। और उसके बाद से और से, तीनों प्रकार के से होंगे, तो विसर्ग के स्थान पर से का आदेश हो जाता है।
विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, से का आदेश हो जाता है। इट मीन्स यदि कहीं भी सत्व विसर्ग संधि होगी तो ये से ये जो 3 से बताए मैंने ये जरूर होंगे, और जहाँ पर भी ये जरूर आ रहे हैं वहाँ पे आपको विसर्ग संधि आ जाएगी। और इसके बाद लेकिन वो होना चाहिए खरवर्ण, पहला और दूसरा। तो देखिए कैसे इसके लिए हम एग्जाम्पल के द्वारा इनको समझेंगे। अब मैं आपको विसर्ग संधि के कुछ एग्जाम्पल बताऊंगी जिनके द्वारा हम समझेंगे कि इस तरह से कैसे है और क्या है, तो आपको और भी अच्छी तरह से डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ बेटा। देखिए अब यहाँ पे जैसे ये एक उदाहरण लिखा मैंने, इसको ऊपर लिख देती हूँ मैं, विष्णुस्त्राता। क्या है एग्जाम्पल, विष्णुस्त्राता, सॉरी विष्णु, देखिए विष्णुस्त्राता, ठीक है। अब हमें ये देखना शब्द में आधा से आ रहा है ना, देखो मैंने बताया था आपको से आना चाहिए, और जैसे मान लो ये आधा से आ रहा है, इसके बाद तय वर्ण आ रहा है, देखिए तय या थे, वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण होना चाहिए ना, तो यहाँ तय आ रहा है। ये त्रय जो त्रिशूल है तय और रे होता है ना इसमें, तो तय आ रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको विष्णु, और ये हमारा जो से है उसकी जगह पर हम क्या बना देते हैं विसर्ग, तो हम विष्णु में विसर्ग लगा देंगे, और जो ये पीछे वाला है त्रा और ता, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अब ये आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रही थी कि से का कैसे विसर्ग हो जाता है, इस तरह से से का विसर्ग हो जाता है। अब देखिए एक और दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, छात्रस्तिष्ठति। देखिए ये छात्रा आ रहा है, ये सेवर्ण आ रहा है, और तिष्ठति आ रहा है हमारा, तो छात्रा, ठीक है, छात्र है ये छात्रा की जगह, ठीक, सॉरी। अब ये से आ रहा है हमारा, तो से का क्या बना दिया हमने विसर्ग, तो ये छात्र में विसर्ग लग गया। और इसके बाद जो ये शब्द है तिष्ठति, ये आ जाएगा, तिष्ठति आ गया। और आपको पता ही है कि वर्ण का प्रथम और द्वितीय, वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण होना चाहिए, तो ये यहाँ पर हो रहा है। जैसे और भी मैं कुछ उदाहरण देती हूँ आपको, जैसे हम लोग नमस्ते लिखते हैं, नमस्ते, सीधा सा उदाहरण है ये, नमस्ते। देखिए नमस्ते, ये हमारी भारतीय संस्कृति में आता है कि हम किसी को अभिवादित करते हैं, अभिवादन करते हैं किसी का, तो हम नमस्ते ऐसे कहते हैं, और जो कि आज पाश्चात्य संस्कृति ने भी कोरोना की वजह से अपना लिया है। तो ये नमस्ते जो शब्द है ये हमारा विसर्ग संधि का ही उदाहरण है। कैसे है वो देखिए। अब देखो जैसे मैंने बताया था कि तय वर्ण से पहले जो वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आना चाहिए, तो ये तय पहला है ही है, और इससे पहले से आ रहा है, तो ये नम जो शब्द है नम और से है, ये हो गया नम है प्लस ते। नमस्ते का मतलब होता है तुम्हें नमस्कार, नमः है ते तुम्हें नमस्कार, तो देखिए ये हो गया नमस्ते। इसके अलावा भी और कुछ एग्जाम्पल मैं दूंगी आपको, जैसे कि देखो आप लोग जब पढ़ते हो, ये मैं इरेज कर रही हूँ बेटा, इनको पहले आप नोट कर लेना। और देखिए जैसे कि रामश्चय, ये वाला एग्जाम्पल आप बुक में भी काफ़ी जगह पढ़ते होंगे और आपने देखा भी होगा, इस तरह से आता है रामश्चय, ठीक है। ये आया यहाँ पे रामश्चय, तो जैसे मैंने बताया कौन कौन से से होने चाहिए, तीनों से होने चाहिए, ये से और ये वाला शय और षटकोण वाला शय, ये तीनों शय होने चाहिए। अब देखिए इसमें ये शय आ रहा है और राम, और मैंने कहा वर्ग का पहला दूसरा, तो ये चय वर्ग का पहला ही वर्ण है, तो ये शय की जगह पर क्या हो जाएगा विसर्ग हो जाएगा, से की जगह पर क्या हो जाएगा विसर्ग हो जाएगा, और इसके बाद ये इस चय को हम लिख देंगे इस तरह से। देखो एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ मैं एग्जाम्पल, जैसे मैंने विष्णुस्त्राता लिखा बेटा, तो देखिए विष्णुत्राता, इसमें विष्णु ये से आया, से की जगह पर हमने इसको विसर्ग कर दिया और ये त्राता आ गया, यानी कि जो हमारे खर वर्ण है, खर वर्ण के जो वर्ण हैं वो बाद में आने चाहिए और विसर्ग पहले आने चाहिए, और विसर्ग की जगह पर जो संधि युक्त पद होगा उसमें से सलेट वाला, से शलगम
दीर्घम वाला और श षटकोण वाला, ये तीनों वर्ण श श श अवश्य आएंगे। वहीं पर हमारी विसर्ग संधि होगी। जैसे यहाँ पे च और छ है ना, ये जैसे क और ख, ये वाले जो वर्ण होंगे क ख या ते थे, ये इनमें तो ज़्यादातर ये वाला स सलेट वाला आता है। और जहाँ पे च और छ वर्ण आते हैं वहाँ पे ये श, ये ज़्यादा होता है श। देखिए जैसे और है एक एग्जाम्पल, जैसे शिशो चपलता, शिशो चपलता, देखिए ये हमारा शिशो चपलता। इसको मैं इरेज कर देती हूँ इधर से थोड़ा समझने के लिए आपको। अब देखिए इसमें शिशो, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, कुछ नहीं बदलता है, बस हम श के स्थान पर क्या बना देते हैं, विसर्ग बना देते हैं। तो ये श आ रहा है, इसका हमने यहाँ पे विसर्ग कर दिया और पीछे वाला शब्द ऐसे लिख दिया चपलता। तो इसमें ज़्यादा कोई भी परिवर्तित या परिवर्तन कुछ भी नहीं होगा, परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। जो जैसा शब्द है दोनों शब्द वैसे ही लिखे जाते हैं, केवल हमें ये जो 3 सेसेस है यहाँ दिखाए गए हैं उनका विसर्ग करना है और इस तरह से हमारी विसर्ग संधि हो जाती है। अब जैसे कि मैं एक और एग्जाम्पल दूँ आपको, देखिए धनुष टंकार, धनुष टंकार। वैसे हमारा ये इष्टुत्व संधि का भी उदाहरण होता है या इष्टुत्व संधि भी काम करती है। देखिए धनुष टंकार, अब जैसे ये श आ गया यहाँ पे, ये षटकोण वाला जो श है वो आ गया, तो इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, विसर्ग हो गया। ये लो विसर्ग हो गया और इधर हो गया हमारा टंकार, धनुष की टंकार आवाज, ठीक है, धनु टंकार, ये हो गया शब्द। इस तरह से मैंने आपको तीनों से के विषय में बताया, तीनों के उदाहरण दिए और आपको समझ में आ गया होगा इसको। अब इसके अलावा एक इसमें एक बात और है, एक सूत्र और है, जैसे कै और खे और पे और फे हो, ये दो वाली ये चीज़ें आपको याद रखनी है, कैख है और पैफ है। हमने एक सूत्र पढ़ा था जीवामूली वाला और उपपद्य मान्या नामोष्ट वाला के ना, उसमें उपपद्य और जीवामूली आते हैं। तो हमने वो उसमें कुछ चिन्ह थे हमारे वो जीवामूली के और उपपद्य मान्या के, कि जैसे कै और खे वर्ण होते हैं उनमें तो ये जीवामूली होता है, ये होता है अर्ध विसर्ग, और पे और फे के बीच में यदि ये वाले वर्ण आ रहे हैं तो ये भी अर्ध विसर्ग ही कहलाएंगे, ये उपपद्य मान्य कहलाते हैं। और ये तो उपपद्य मान्य कहलाएगा और ये कै और खे के बीच में आएगा वो जीवामूली कहलाएगा। हमने ये उच्चारण स्थानों में पढ़ चुके हैं कि कै और खे के बीच में जब ऐसा स्थान जगह चिन्ह लगा देते हैं हम, ये अर्ध विसर्ग माना जाता है बेटा, तो ऐसा चिन्ह लगा देते हैं तो वो तो जीवामूली होता है, और पे और फे के बाद लगाते तो ये होता है उपपद्य मान्य, उपपद्य मान्य। तो इसमें क्या होता है कि कहीं कहीं पर जैसे हमारा एग्जाम्पल होता है राम है करोती, ठीक है, ये, या इसको जोड़कर हम ऐसे लिख सकते हैं रामस करोति। तो इसको अब यदि रामस करोति, इसको यदि हम संधि विच्छेद करेंगे, देखिए इसको यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये होता है राम है प्लस करोति, ठीक है। अब हम जीवामूली का चिन्ह लगाएं, अर्ध विसर्ग लगाएं, तो ये जो विसर्ग है इसको हटा देते हम और राम और जीवामूली लगा देंगे हम उसके बीच में, यस यस। तो देखिए यहाँ पे ऐसे चिन्ह लगा दिया और ये करोती, तो इसके लिए ये विकल्प है, ये व्यंजन विसर्ग संधि का विकल्प है। अगर आप ये राम है प्लस करोती ये वाला करना चाहो तो ये कर सकते हो, और इसके स्थान पर यदि ऐसे जीवामूली लगाना चाहो तो जीवामूली लगा सकते हो। तो ये आपके लिए विकल्प है, ये जरूरी है कि आप करें, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हो, ये विकल्प से होता है। अब जैसे उपपद्य मान्य का एक एग्जाम्पल होता है, जैसे कि राम है पचती, राम है पचती। अब देखिए पे और फे आ जाता है ना, तो उसके बीच में आ जाता है, तो राम में इसका विसर्ग हटा देंगे, ये हो गया और ये पचती हो गया, राम है पचती,
ये इस तरह से। तो ये विकल्प है, अगर आप करना चाहो तो इसको कर सकते हो, नहीं करना चाहो केवल सीधा विसर्ग लगाना चाहो तो विसर्ग लगा सकते हो। मैंने आपको दोनों नियम इस संधि के अंतर्गत बता दिए हैं और ये हमारी सत्व विसर्ग संधि है। तो आई थिंक आप सबको ये अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। और आप यहाँ पे ऊपर देख रहे हो कि ये सब्सक्राइब लिखा हुआ है, ये लाइक है और ये कमेंट है। तो सभी बच्चे ये चिन्ह देख ही रहे होंगे, ये साइन जो आपको दिखाई दे रहे हैं। सभी बच्चों को हमारी वीडियो सब्सक्राइब करनी है, लाइक करनी है और कमेंट करने हैं। अब इससे पहले मैं कुछ आपको इसमें एग्जाम्पल दूंगी, वो आप एग्जाम्पल लिखोगे। इससे पहले मैं ये बात और बताना चाहती हूँ कि जो व्यंजन संधि के मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए थे व्यंजन संधि के, उनके आंसर मैं एक बार आपको फॉरवर्ड कर दूंगी। आप एक बार मैच कर लें कि आपने जो आंसर दिए हैं, क्योंकि कुछ कुछ बच्चों ने है ना गलत भी लिखे हैं। उनमें 2-3 जो शब्द हैं उनके जो आंसर हैं वो गलत भी हैं, बाकी सबके अच्छे हैं। सभी बच्चे अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ रहे हैं और ऐसे ही आप लोग सभी पढ़ते रहें। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग हमारा सहयोग करें। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो आई थिंक मुझे ऐसा लगता था कि शायद ये स्कूल में ना पढ़ रहे हों, लेकिन वो घर पे ऑनलाइन क्लासेज अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं। जैसे मैं कुछ बच्चों के नाम आपको बता देती हूँ, जैसे कि एक हैप्पी सोनी है, अपने हैप्पी सोनी भैया हैं जो 8th में आए हैं। वो बच्चा बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि वो हर क्वेश्चन का ऊपर कमेंट करता है और इवन हर सब्जेक्ट में करता है। वो हर सब्जेक्ट में कमेंट करता है, सबसे पहले उसके कमेंट आते हैं। उनके अलावा 10th क्लास में जैसे भविष्य भैया है, आदित्य हैं और क्या कहते हैं विशाल है, ये और एक फागना भैया हमारे अभिषेक फागना, वो वैसे भी बहुत अच्छे हैं सभी बच्चे और इस समय भी वो अच्छा ही कर रहे हैं। तो अच्छे बच्चे तो हमेशा अच्छे रहते हैं। मेरा ये भी कहना है कि सभी बच्चे हमारा साथ दें और जल्दी से जल्दी मुझे आंसर दें। मैं आपकी बार की जो वीडियोज़ है उनमें देखूंगी सबसे पहले किसने कमेंट किया है मेरी वीडियो पे। इसलिए सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और जो भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उनका आंसर ज़रूर एक बार देख लें। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर मिल जाएंगे। अभी जैसे कमेंट बॉक्स होता है उसी तरह से एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है जिसमें आपको आंसर मिल जाएंगे। आप उसमें जा करके वहाँ पर देख सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो उसको। तो मैं आपके लिए कुछ उदाहरण दे रही हूँ, आप उनको संधि विच्छेद करके लाएंगे। इसके लिए मैं थोड़ी सी जगह बना लेती हूँ। देखिए कुछ 4 या 5 एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, उनको आपको संधि करना है। जैसे घटस तावत, घटस तावत, कश्चित, रामश्चिनोति, निष्ठुर, मनस्तापे, प्रियस छात्र, तो देखिए इस तरह से मैंने आपको धनुष कपाल है, एक और देख लीजिए, ये है धनुष कपाल है, धनुष कपाल है, रामष्टिकते, ये कुछ उदाहरण है। घटस्तावत, कश्चित, रामश्चिनोति, निष्ठुर, मनस्तापे, प्रियस छात्र, धनुष कपाल और रामष्टिकते। इनका आपको संधि विच्छेद करना है और मैं देखूंगी कि जब सबसे पहले कौन कमेंट करता है। 8th 9th 10th 6th 7th सभी की बच्चों से मैं देखूंगी 8th 9th 10th वाले बच्चे सबसे पहले किसका कमेंट आता है, कौन इस वीडियो को सबसे पहले देखता है। तो इसी के साथ हमारी आज के विसर्ग संधि जो कि सत्व विसर्ग संधि है वो पूर्ण होती है। और मुझे लाइक कमेंट करने के लिए सभी को एक बार फिर से थैंक यू वेरी मच।